अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक बड़ा समझने वाला टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली सबसे पहले कि हमारे पास एक चीज़ होती है रिएक्टेंट और दूसरी साइड पे होते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, अब अगर बात करते हैं रिएक्टेंट की तो NaOH प्लस HCl। अब अगर मैं इन दोनों को किसी बीकर के अंदर डाल देता हूं तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल भी ब्रेक होंगे और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और टूटेंगे। ब्रेक डाउन होने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। मिसाल के तौर पे Na पॉजिटिव Cl से मिलके क्या बनाएगा, NaCl प्लस OH नेगेटिव किससे मिलेगा, H से, और ये बन जाएगा वाटर। अब यहां पे हर बच्चे को पता है कि ये मॉलिक्यूल पहले Na अपने आप को OH से अलग करेगा, HCl अपने आप को इससे अलग करेगा, तो फिर ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या Na पॉजिटिव H पॉजिटिव से मिल सकता है? आप कहेंगे नहीं। OH Cl से मिल सकता है? तो नहीं। तो उस पानी के गिलास में या उस गिलास के अंदर जिसमें नमक और NaCl जो बनता है, यानी मीन NaOH और HCl को मिलाया गया है, तो क्या वो Na घूमता हुआ उसके क्लोरीन सामने मॉलिक्यूल नहीं आया होगा? डेफिनेटली आया होगा। तो क्या Na पॉजिटिव के सामने जब जिस लम्हे H पॉजिटिव आया तो उसने उससे बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सेम चार्जेस की वजह से रिपेल करते हैं, तो वो नहीं मिले होंगे। Na पॉजिटिव ने इस रिएक्शन में ओनली Cl को ढूंढ के उसके साथ ही बॉन्ड बनाना है और हाइड्रोजन ने ढूंढना है मॉलिक्यूल OH को। ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे ही रिएक्शन को डाला आपने, दोनों चीजों को डाला, सारे के सारे H पॉजिटिव एक साइड पे हो गए, सारे नेगेटिव एक साइड पे हो गए। ऐसा नहीं होता ना। तो रिएक्शन के मॉलिक्यूल तो वहां कोलाइड करते रहते हैं, कोलिजन्स में रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, मॉलिक्यूल तो घूमते रहते हैं। तो अब वो घूमते हुए उन रिएक्टेंट को अपने मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन करके जब नए मॉलिक्यूल बनाने चाहिए तो इसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। जिस तरह हम बगैर खाए पिए मैं भी एक लंबे अरसे तक पैदल नहीं चल सकता, सेम ऐसे ही मॉलिक्यूल कैसे मूव करते रहेंगे? तो उनको अपने इस काम के लिए प्रीवियस मॉलिक्यूल से तोड़कर अगले नए मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनाते हुए बेसिकली एक एनर्जी लगती है। वो जो एनर्जी है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसी को कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये है बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी। इसको एक्टिवेट करने के लिए मॉलिक्यूल को उनकी प्रोडक्ट्स बन सके, उस दरमियान में एक बैरियर आ जाता है। उस बैरियर को, और बैरियर उनकी रुकावट पहले तो उनका अपना बॉन्ड है ताकि वो टूटे, फिर उस बैरियर को क्रॉस करके वो अपने मुतलका मॉलिक्यूल तक पहुंच के प्रोडक्ट बना सकते हैं। उस प्रोडक्ट को बनाने के दरमियान जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को चाहिए होती है जस्ट टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, ताकि वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर सके और प्रोडक्ट पहुंच सके, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ। तो जो इसको ग्राफ में बताया गया, हमारे पास सबसे पहला ग्राफ ये होगा कि जिसमें हम इस साइड पे बताएंगे कि जो रिएक्शन है और दूसरी तरफ हमारे पास इंथाल्पी है। इंथाल्पी के अंदर हम ये बताएंगे कि एक रिएक्शन है जो हमारे पास ये दो फेजेस है। ये देखें, अगर रिएक्शन यहां से स्टार्ट होता है, मिसाल के तौर पे यहां से स्टार्ट होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम, यहां पे लिख देते हैं प्रोडक्ट और यहां पे रिएक्टेंट, और ये वाली जो सेंटर वाली स्टेट है इसको कहते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेशन एनर्जी। ये सेंटर में इधर से रिएक्टेंट जंप करके प्रोडक्ट में पहुंचे, लेकिन रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी के लिहाज से ऊंचे हैं, प्रोडक्ट क्या है, कम। तो इस हालत को कहते हैं एक्सोथर्मिक। ये हमारे पास है एक्सोथर्मिक और ये है हमारे पास नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जिस वक्त एक्सोथर्मिक होता है उस वक्त रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो अपने अंदर से खारिज कर कर करके एक टाइम पे ऐसे पहुंचते हैं कि जब तक वो मुकम्मल होते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम। इसी तरह एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसे कि आपने डायग्राम बनानी है, इधर लिखना है रिएक्शन और इस साइड पे लिखना है इंथाल्पी। अब इंथाल्पी के साथ आपने जो इधर ग्राफ बनाना है वो ये बनाना है
कि सबसे पहले आपने यहां से रिएक्टेंट स्टार्ट करना है और यहां पे छोड़ देना है। अब ये जो स्टेट है इसको कहते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, जो एक्टिवेशन है जी। अब यहां पे हमारे क्या है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम, और यहां पे कौन है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ज्यादा। रिएक्टेंट जिस वक्त चले उसकी एनर्जी कम थी, उन्होंने एनर्जी गेन की, एक टाइम आया प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको डिटेल से समझने के लिए आपने इससे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि कहां पे रिएक्शंस का एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक सराउंडिंग और सिस्टम में चेंज आता है। नेक्स्ट हमारे पास 6.3 टॉपिक है जिसमें हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ चेंज, कि एनर्जी कब चेंज होती है किसी भी चीज की। उसमें एक हमने पैरामीटर देखा है, जो सबसे पहले है टेम्परेचर 25 डिग्री और 290 के हमारे पास उसमें टेम्परेचर होता है। अब 25 डिग्री को केल्विन में करने के लिए हम इसको +273 कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। प्रेशर 1 एटीएम या 101 किलो पास्कल। यहां पे एक हमारे पास एमसीक्यू है और वो ये है, एनी एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट पे उसकी 0 एंथैल्पी होती है। तो यहां पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। 6.3 टॉपिक है जी, चैप्टर नंबर 6, फर्स्ट ईयर न्यू केमिस्ट्री बुक। उसमें हमने एक तो स्टडी करना है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, कि हम इंथैल्पी चेंज स्टडी करेंगे कि रिएक्शन में क्या चेंज होता है। हम स्टडी करेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन, हम स्टडी करेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, इसके अलावा इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम थोड़ा सा इस चीज़ों को पहले एलेबोरेट इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझा सकें और वीडियो की जो टाइमिंग है वो उसको कम कर सकें। तो सबसे पहले आपने तवज्जो से समझना है कि एक टॉपिक है जी इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों जो रिएक्शन होता है ना, वो आपकी नज़र में क्या चीज़ होती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यानी इस साइड पे हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट और दूसरी साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट इसका मतलब है कोई क्वांटिटी है ना जो रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, प्रोडक्ट। वो जो क्वांटिटी है उसको अगर हमें पता है कि वो कितनी है, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। अब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है तो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट जो मिकदार हमें मालूम है, तो वो जो मोल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है ना, वो जब रिएक्ट करेगी ना तो रिएक्ट करके फिर प्रोडक्ट बनाएगी। तो अब वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस भी होने चाहिए। अब मैंने 3 बातें आपको बताई हैं। रिएक्टेंट से बनते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की जो मिकदार है वो स्टोइकियोमेट्रिक होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, और वो कंप्लीट यानी बैलेंस होनी चाहिए। 3 बातें होंगी। अब इस दौरान इस रिएक्शन में जो हीट निकलती है या चेंज आता है इंथैल्पी का, तो उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पानी के गिलास के अंदर 1 चम्मच शुगर का हल करें, तो पानी अगर गर्म था तो 1 शुगर चम्मच का हल करने के बाद क्या उसकी अंदर हीट या इंथैल्पी या एनर्जी उतनी ही रही जितनी पहले थी? नहीं, चेंज होगी। तो इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व, इंथैल्पी जो चेंज होती है व्हेन अ स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट जो है इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब हो सकता है जो चीज आप कर रहे हैं वो लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस में है, वो रिएक्ट करते हैं टुगेदर कंप्लीटली टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो आप इस पूरे हिस्से में आपने 2 चीजें पढ़ी हैं कि एनर्जी चेंज होती है, इंथैल्पी चेंज मतलब एनर्जी का चेंज। किसका? रिएक्शन कब? जब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जब अपने फिजिकल हालत में या स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कंप्लीटली दे सके प्रोडक्ट। कब? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब मिसाल के तौर पे अगर हम रिएक्शन देखें, ये देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर वाटर बनता है, तो ये डेल्टा HR इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी है? -286 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन। अब चीजें तो बहुत सारी जलती हैं, लेकिन अगर हम उसका हिसाब किताब रखें, मिसाल के तौर पे किसी भी चीज का 1 मोल अगर जलता है, तो उस जलने में हम ये तो नहीं कह सकते कि अपने चूल्हे के गिर्द कोई चीज लगा लें कि नहीं ज्यादा ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, नहीं। या हवा में से हम किसी चीज को जलते हुए आप ऑक्सीजन की क्वांटिटी को रोक लें, तो हम किसी क्लोज कंटेनर में तो काम नहीं कर रहे। हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज जो जलती है ना, जो 1 मोल कंपाउंड जलता है, मिसाल के तौर पे आपको पता है 1 लीटर जो पेट्रोल है वो गाड़ी कितनी किलोमीटर चलती है, और उसके अलावा दूसरी गाड़ी कितनी किलोमीटर चलती है, तीसरी गाड़ी। इस तरह बाइक साइकिल जो हमारे पास बाइक मोटर देख लें,
कि मोटरसाइकिल जो है वो 1 किलोमीटर में कितना करता है, पेट्रोल कितना यूज करता है, इसी तरह इनकी कंबस्टन का एनालिसिस लगाया जाता है। तो सेम इधर हीट की मिकदार के बारे में निकाला जाता है कि इंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ कंबस्टन जो है वो क्या है, कि इंथैल्पी चेंज कब इन्वॉल्व व्हेन अ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, जब किसी भी मोल का 1 मोल सबस्टेंस इज कंप्लीटली बर्न, जो मुकम्मल तौर पे जल जाता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन के मुताबिक। जो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है वो 2 है, 25 डिग्री टेम्परेचर या 25 डिग्री टेम्परेचर है और हमारे पास 1 atm प्रेशर। तो कहता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हमारे पास वो कहता है कि इसमें enthalpy of combustion क्या, when a 1 mole of substance completely burn in excess of oxygen under standard condition is called enthalpy of combustion। ये एथानॉल का एक मॉलिक्यूल जब CO2 वाटर बनाता है तो यहाँ पे हमारे पास -1368 किलो जूल पर मोल लगता है। अब कंबस्टन आप ये भी कर सकते हैं, CH4 मीथेन को ऑक्सीजन में जलाएं तो ये हमारे पास वाटर और हमारे पास बनाती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे अगर हम 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाता है। इसमें एनर्जी कितनी है, इसमें 891 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये कंबस्टन, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें कंबस्टन हुई है 1 मोल सबस्टेंस का। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। अब यहां पे आपको एक बताऊं कि वाटर क्या है, कंपाउंड। तो वाटर किससे बनता है, अपने ही एलिमेंट से। कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो किससे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से। जब कोई भी कंपाउंड अपने ही एलिमेंट से बनता है उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होती है, उस एनर्जी की चेंज को क्या कहते हैं, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व व्हेन अ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो अपने ही एलिमेंट से बनेगा ना, जैसे कि ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है, CH4। इस तरह अगर मैं यहां वाटर का रिएक्शन लिख देता हूं, ये वाला रिएक्शन, तो ये वाटर क्या है, कंपाउंड है। ये किससे बनता है, अपने ही एलिमेंट से। आप इसको इस जगह पे भी लिख सकते हैं। जब कोई 1 मोल कंपाउंड बनता है, कब बनता है, इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, अपने ही एलिमेंट से, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। आपने गौर से देखा होगा जितनी भी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं सबका पहला वर्ड सेम है, इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व, और सबका आखिरी वर्ड भी सेम है, क्या, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, अब आगे देखिए, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन में लाइक एटम, आप कोई गैस एटम बनाना चाहते हैं तो कहां से बनेगा, उसी एलिमेंट से। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन आपने एटम बनाना है तो नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन गैस एटम से ही आएगा। हाइड्रोजन आपने बनाना है एटम तो वो भी कहां से आएगा, हाइड्रोजन गैस एटम से। सेम ऐसे ही इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व व्हेन अ 1 मोल ऑफ गैस एटम, ठीक है, गैस एटम इज फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट, फ्रॉम द एलिमेंट, उसके एलिमेंट से, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी हाइड्रोजन गैस। अब ये एटम है और ये गैस एटम है, तो इसमें 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रही है। 6.3.5 टॉपिक है हमारे पास, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है तब होता है जब एसिड और बेस ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि NaOH एसिड प्लस HCl से मिलता है तो NaCl और साथ क्या बनता है, वाटर, जिसमें एनर्जी लगती कितनी, -57 किलो जूल पर मोल। अब जब एसिड का H और बेस का OH आपस में मिलके 1 मोल वाटर बनाते हैं, हमें ज्यादा वाटर नहीं चाहिए, 1 मोल वाटर में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी चेंज कब, व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म, जब 1 मोल वाटर बनता कहां से, बाय द रिएक्शन ऑफ द एसिड विद अल्कली, जब एसिड अल्कली आपस में मिलते हैं, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। द लास्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब भी हम किसी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी वहां से जो रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेकिन अगर हम उसकी क्वांटिटी मोल्स में कर दें कि 1 मोल, तो फिर उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मोल्स के अंदर। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का 1 मोल जो है वो ऐड हो रहा है 1 मोल ऑफ गैस एटम से, ताकि टू फॉर्म 1 मोल ऑफ यूनि नेगेटिव आयन। एक एटम है उसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी इंथैल्पी चेंज होती है उस इंथैल्पी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और ये मिसाल के तौर पे क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो -348 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकली है। अब आप देखें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो आपने रिएक्शन लिखा है उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन है, जो कंबस्चन में आपने रिएक्शन लिखा है
तो इसी तरह हमने एक लाजमी याद करना एटमाइजेशन का, और इसी तरह इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी अगर आप देखें तो ये फॉर्म होता है और ये दोनों सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।